तो पिछले वीडियो लेक्चर तक हमने मतलब स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस कर रहे थे सॉल्यूशंस पे बेस्ड। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि पूरा का पूरा चैप्टर पे बेस्ड होगा। तो वो हम स्टार्ट करते हैं। पहला है, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पहला, विल द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन एट 50 डिग्री सेल्सियस इज सेम और लेस और मोर देन एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलैरिटी होगी सोल्यूशन की, वो 25 डिग्री से ज़्यादा होगी, कम होगी या फिर बराबर होगी। तो मोलैरिटी का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यहाँ पर एक टर्म आया, और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। कैसे? अगर कोई वॉल्यूम है, कोई लिक्विड है, अगर हम लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा दें तो वो गैस में चेंज हो जाएगा, यानी कि उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा देंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। लेकिन वॉल्यूम जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, वॉल्यूम यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो मोलैरिटी कम हो जाएगी। वॉल्यूम यहाँ पर अगर हम बढ़ा देंगे तो मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम घट जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वॉल्यूम भी घट जाएगा, और अल्टीमेटली मोलैरिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे जो मोलैरिटी थी किसी सोल्यूशन की, वो जो है वो लेस होगी, कम होगी एज कम्पेयर टू 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पर कम है। टेम्परेचर कम है तो वॉल्यूम भी कम होगा, और वॉल्यूम कम होगा तो मोलैरिटी की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, मोलैरिटी जो है वो कम हो जाएगा। तो पहला तो है कि 50 डिग्री सेल्सियस पे मोलैरिटी की वैल्यू जो है वो कम आएगी। अब अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। 6.022 into 10 power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of the solution is 0.02 molar, 0.01, 0.001 and 0.1 molar. तो सबसे पहली चीज यहाँ पे कि ऑप्शंस हम देख लें। यहाँ पर क्या लिखा है? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन का मतलब जो है यहाँ पे मोलैरिटीज है, क्योंकि जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं वो मोलैरिटी, जो पैरामीटर दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन का, वो मोलैरिटी दिया हुआ है। तो यानी कि हमें 6.022 मॉलिक्यूल्स जो है उसका 100 ml में जो कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है वो भी इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी निकालना पड़ेगा, और फिर हमें मैच करना पड़ेगा कि यहाँ से उसकी कौन सी वैल्यू जो है वो सही है। तो सबसे पहली चीज क्या दिया हुआ? 6.022 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। तो हमें पता है कि एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.022 इंटू 6.022, या फिर 6.02 ही लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पे 6.02 लिया हुआ है। तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल्स टू 1 मोल। 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल, जो कि एवोगाड्रो नंबर जितने होते हैं, वो 1 मोल के बराबर होता है। तो अगर हमें इसके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो क्या होगा? 6.02 इंटू 10 पावर 20 मॉलिक्यूल्स जो है वो कितने बराबर होंगे? वो होगा 1 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 पावर 23 मल्टीप्लाई बाय 6.02 इंटू 10 पावर 20। 6.02 इंटू 10 पावर 23 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि अगर हम एक का निकालना चाहे तो उसको डिवाइड करना पड़ेगा। एक मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ मोल निकालना चाहे तो हम उसको डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन हमें इतने का निकालना है और एक का हमें पता है तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, और बचा क्या? 10 पावर -3 मोल्स। 10 पावर -3, यहाँ 23 है, ऊपर 20 है, ये -3 ऊपर चला जाएगा तो 10 पावर -3 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स हमें पता लग गया, नंबर ऑफ मोल्स किसका? सोल्यूट का। तो एनबी की वैल्यू यहाँ से हमें पता लग गई है। अब क्या दिया हुआ है? आर प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स सोल्यूशन। 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एनबी डिवाइडेड बाय वीएस। एनबी डिवाइडेड बाय वीएस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सोल्यूशन। तो अगर यहाँ पर वॉल्यूम जो है ml में दिया हुआ है तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। वॉल्यूम जो है ml में दिया हुआ है, 100 ml दिया हुआ है, तो वहाँ मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। एनबी की वैल्यू कितनी है? 10 पावर -3 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 100। एक मतलब 100 ml है तो 10 पावर -3 और ये 10 पावर +3, ये +3 और ये -3 कैंसिल,
बचा 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01 मोलर। तो जो ऑप्शन यहाँ से है दूसरा वो करेक्ट है। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3.65 ग्राम ऑफ HCl गैस व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2 गैस एंड Cl2 गैस आर रिक्वायर्ड एट NTP कंडीशंस। तो ये चार ऑप्शंस दिए हैं साथ में कि H2 और Cl गैस के मतलब कितने वॉल्यूम्स लगेंगे 3.6 ग्राम HCl गैस बनाने के लिए और कंडीशन NTP का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl। H2 और Cl2 कंबाइन होकर 2 HCl देगा। इसका मतलब क्या है कि 1 मोल 2 मोल दे देगा। 1 मोल H2 और 1 मोल Cl2 जो है वो 2 HCl दे देगा। अब कंडीशन क्या है, NTP का कंडीशन है, यानी कि अगर मैं इनका एक मोल भी लेता हूं तो 1 मोल किसके बराबर होगा NTP के कंडीशन में 22.4 लीटर H2, 22.4 लीटर Cl2 जो है वो कितना हमें दे देगा, 2 मोल है तो यहाँ पर होगा 2 × 22.4 लीटर HCl, 2 × 22.4 लीटर HCl। लेकिन HCl की क्वांटिटी जो बनानी है वो किसमें दी हुई है 3.65 ग्राम्स, 3.65 ग्राम्स। तो यानी कि अगर यहाँ पर मैं इसको वॉल्यूम से हटा के 2 मोल है तो 2 मोल कितने ग्राम्स में उसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर 1 मोल का 36.5 है तो 2 मोल का कितना होगा 2 × 36.5 which is equals to 73 ग्राम्स। एक सेकेंड, हाँ 73 ग्राम्स। तो इसका मतलब यह है कि 22.4 लीटर H2 और 22.4 लीटर Cl2 अगर ये दोनों कंबाइन करते हैं तो 73 ग्राम्स हमें क्या मिलेगा HCl मिलेगा। लेकिन हमें बनाना कितना है, हमें तो सिर्फ 3.65 ग्राम बनाना है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं फिलहाल के लिए Cl2 को मतलब छोड़ दूं और H2 से बात करूं तो H2 का मतलब इस इक्वेशन को देखें तो क्या बनेगा 22.4 लीटर से 73 ग्राम बनेगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 73 ग्राम HCl बनाने के लिए 22.4 लीटर H2 की जरूरत है। 73 ग्राम HCl बनाने के लिए 22.4 लीटर H2 की जरूरत है। हमें कितना बनाना है 3.65 ग्राम बनाना है HCl। तो उसके लिए कितने लीटर की जरूरत पड़ेगी 22.4 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 3.65। तो इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, इसकी वैल्यू आएगी 22.4 डिवाइडेड बाय 73 मल्टीप्लाइड बाय 3.65। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.12 लीटर्स ऑफ H2। अब 1.12 लीटर्स H2 का तो हमें पता लग गया कि H2 जो है वो कितना लगेगा 1.12 लीटर। तो इसका मतलब है कि या तो ये इन दोनों में से कोई एक करेक्ट है, क्योंकि H2 की वैल्यू तो हमें पता लग गई। क्या दिया है कि H2 और Cl2 का मतलब क्वांटिटी कितने लगेंगे, तो ये और ये इन दोनों में से कोई हो सकता है। अब निकालना है Cl2 का, तो Cl2 भी सेम ही होगा 1.12 ही होगा। क्यों, क्योंकि 1 मोल ही लग रहा है। अगर H2 1 मोल से H2 के 1 मोल से 2 मोल HCl मिल रहा है तो Cl2 के भी 1 मोल से 2 मोल ही मिल रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट भी करके देखें तो क्या होगा 73 ग्राम ऑफ HCl बनाने के लिए Cl2 की कितनी जरूरत है, उतनी जरूरत है 22.4 लीटर, उतनी जरूरत है। तो 3.65 ग्राम ऑफ HCl बनाना होगा तो उसके लिए कितनी जरूरत पड़ेगी 22.4 डिवाइडेड बाय 73 इंटू 3.65 विच इज इक्वल टू 1.12 लीटर्स ऑफ Cl2। तो उतनी की जरूरत पड़ेगी। पूरा कैलकुलेशन सेम है, ये इसलिए क्योंकि जो मोल्स है नंबर ऑफ मोल्स Cl2 और H2 के दोनों के ही सेम है और उतने से ही जो है 2 मोल्स HCl में मिल रहा है। तो जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस will contain 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। यानी कि कितने मोल्स Mg3PO4 ट्वाइस, इसको मैग्नीशियम फॉस्फेट कहते हैं, कितने मोल्स मैग्नीशियम फॉस्फेट के अंदर 0.25 मोल्स ऑक्सीजन एटम्स होंगे। ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स डील करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है 0.25 ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन यहाँ पर गैस नहीं दिया हुआ, ऑक्सीजन एटम्स दिया हुआ है। तो अगर हम इस फॉर्मूले को देखें तो इस फॉर्मूले से हमें क्या पता लग रहा है Mg3PO4 ट्वाइस, Mg3PO4 ट्वाइस। अगर मैं इसके एक एटम की बात करूं 1
एटम ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस। एक एटम के अंदर कितने ऑक्सीजन है? एक एटम के अंदर 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं। एक एटम के अंदर 8 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर 1 मोल की बात करें, 1 मोल ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस इज इक्वल टू 8 मोल्स हो जाएगा। 8 मोल्स ऑफ O एटम्स, क्योंकि एक एटम नहीं आएगा यहाँ पर, एक मॉलिक्यूल आएगा, ये मॉलिक्यूल आएगा। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 8 एटम्स है। तो एक मोल के अंदर कितने मोल होंगे? ऑक्सीजन के 8 मोल्स होंगे। तो इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं, इसका मतलब क्या है? 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। 8 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये है 1 मोल ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस। Mg3PO4 ट्वाइस यानी कि 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो बराबर हो रहा है 1 मोल ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस। यहाँ पर 8 है ना ऑक्सीजन, तो 8 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो है वो Mg3PO4 ट्वाइस के 1 मोल के बराबर है। तो हमें क्या पता करना है कि इसका कितना मोल होगा? इसके ऑक्सीजन के 0.25 मोल के बराबर उसका कितना मोल होगा? तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन किसके बराबर होगा? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन कितने के बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाय 8 मोल ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस। एक की वैल्यू 1/8 हो गई, तो 0.25 की वैल्यू कितनी होगी? 0.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ये कितने के बराबर होगा? 1 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 0.25 मोल्स ऑफ Mg3PO4 ट्वाइस। तो इतना होगा, यानी कि 0.25 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको अगर कैलकुलेट करें हम, 0.25 डिवाइडेड बाय 8, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.03125। तो इसको अगर हम लिखें तो ये कैसे हो जाएगा? अगर डेसिमल को अगर हम राइट में शिफ्ट करें तो ये क्या होगा? 3.125 इंटू कितना डेसिमल शिफ्ट हुआ? 1 और 2, तो 10 पावर -2 मोल्स। तो 3.125 इंटू 10 पावर -2 मोल्स। तो पहला जो ऑप्शन है वो यहाँ से करेक्ट है। द मोलैरिटी ऑफ 98% H2SO4 बाय वेट इज 6 मोलर, 18 मोलर, 10 मोलर या 4 मोलर, और साथ में उसकी डेंसिटी दी हुई है 1.8 ग्राम पर ml। तो हमारा सोल्यूशन जो है वो 98% है H2SO4 बाय वेट, 98%। तो 98% का मतलब क्या है कि अगर 100 ग्राम हम ले लें, क्योंकि बाय वेट दिया हुआ है यहाँ पे, तो 100 ग्राम हम ले लें तो उसमें से 98 ग्राम क्या है? H2SO4, बाकी 2 ग्राम जो है वो सॉल्वेंट है, वाटर है। तो बाय वेट अगर हम बात करें, 98 ग्राम जो है वो H2SO4 है, 98 ग्राम H2SO4 है। तो हमें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी इज इक्वल्स टू NB, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, यही होता है। तो मोलैरिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से हमें अगर 98 ग्राम्स H2SO4 है तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि 98 ग्राम्स गिवन मास दिया हुआ है और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है? NB की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी? गिवन मास जो कि 98 है डिवाइडेड बाय मोलर मास जो कि 98 है। 98 उसका मतलब मास दिया भी हुआ है, और क्योंकि 98% है तो 98 ग्राम्स हो गया, डिवाइडेड बाय मोलर मास वो क्या हो गया? वो भी 98 होता है। अगर हम कैलकुलेट करें यहाँ से 2 + 32 34, 34 + 64 विच इज इक्वल टू 98। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? 1। तो मोलैरिटी यहाँ से मिल गई 1 मोल, नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ से मिल गया, 1 मोल। तो 1 मोल यहाँ पर हमें क्या मिला? H2SO4 का नंबर ऑफ मोल्स, अगर 98 ग्राम है तो NB मिल गया, बचा VS हम कैसे निकालेंगे? डेंसिटी की मदद से। डेंसिटी दिया हुआ 1.8 ग्राम पर ml। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह कि डेंसिटी, मास, वॉल्यूम, ये तीनों चीजें किसकी है? ये तीनों चीजें हैं पूरे टोटल सॉल्यूशन की। सॉल्यूट की पर्टिकुलरली बात नहीं हो रही यहाँ पे, सॉल्यूशन की है। तो अगर वॉल्यूम में लिखूं तो वो क्या हो जाएगा? VS इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी।
वॉल्यूम जो है Vs हो जाएगा क्योंकि हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, मास भी हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो टोटल मास कितना होगा 98% H2SO4 बचा 2% सॉल्वेंट यानी कि 100, क्योंकि हम 100 ग्राम्स की बात कर रहे थे, बाय वेट है, तो 100 हो गया मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1.8। तो अगर मास मतलब 100 है, उसकी डेंसिटी होगी 1.8, तो अगर हम इसको वहां ऊपर सब्स्टिट्यूट करें तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू एनबी, एनबी क्या है 1 मोल डिवाइडेड बाय वीएस, वीएस की वैल्यू क्या आई 100 डिवाइडेड बाय 1.8 इनटू 100 डिवाइडेड बाय 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1000, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो डेंसिटी है वो किसमें दिया है ग्राम पर एमएल, तो एमएल को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से अगर हम देखें, इसको पहले ऊपर ही लिख लेते हैं 1.8 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000, ये यहाँ से कैंसिल, ये यहाँ से कैंसिल, और बचा 18 मोलर। तो H2SO4 जो कि 98% H2SO4 यानी कि बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका जो मोलैरिटी होता है वो होता है 18 मोलर, और यहाँ से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब यानी कि ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब मीन्स 1 ml, तो 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट 0.1 नॉर्मल NaOH। 50 ml 0.2 नॉर्मल HCl है, उसको हमने टाइट्रेट किया किससे, 0.1 नॉर्मल NaOH के साथ उसको टाइट्रेट किया गया। अब टाइट्रेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टाइट्रेशन जो है उसके अंदर हम देखते हैं, एक होता है जो ब्यूरेट में होता है और एक हम फ्लास्क में लेते हैं। तो यहाँ पे जो है 50 ml ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl यानी कि एक जिसकी क्वांटिटी जो है जो फिक्स हमने किया हुआ है वो जो है हम फ्लास्क में लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पर HCl जो है वो फ्लास्क में हमने ले लिया है, लेकिन किसकी क्वांटिटी हमें पता करनी है, NaOH की क्वांटिटी पता करनी है, तो वो जो है वो ब्यूरेट में होगा। तो यहाँ से क्या पता लगा कि 50 ml of 0.2 normal HCl is titrated against 0.1 normal NaOH. The titration is discontinued after adding 50 ml of 50, ये दो बार लिख दिया मैंने, ये दो बार लिख दिया, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। तो 50 ml 0.1 नॉर्मल NaOH जो है वो डालने के बाद जो टाइट्रेशन है वो रोक दिया गया। यहाँ पर ये नहीं लिखा है, यहाँ पर ये कहीं नहीं लिखा है कि टाइट्रेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पर ये लिखा है कि 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH डालने के बाद जो टाइट्रेशन है वो स्टॉप कर दिया गया। द रिमेनिंग टाइट्रेशन इज कंप्लीटेड बाय एडिंग 0.5 नॉर्मल KOH, जो बाकी जो टाइट्रेशन है उसको कंटिन्यू किया गया 0.5 नॉर्मल KOH के साथ, यानी कि जो अब ब्यूरेट में पहले हमने NaOH लिया था 0.1 नॉर्मल NaOH जो कि ब्यूरेट में लिया था, अब उसी ब्यूरेट में हमने रिप्लेस कर दिया, या फिर दूसरे ब्यूरेट से हमने रिप्लेस कर दिया सोल्यूशन को, किससे 0.5 नॉर्मल KOH से हमने 0.1 नॉर्मल NaOH को रिप्लेस कर दिया। द वॉल्यूम ऑफ KOH रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग द टाइट्रेशन इज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं 12, 10, 25 और 10.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब है कि निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है किसका 0.5 नॉर्मल KOH का, जो कि रिक्वायर्ड है उस टाइट्रेशन को कंप्लीट करने के लिए। जो टाइट्रेशन हमने HCl लिया था 50 ml 0.2 नॉर्मल HCl लिया था, उसको कंप्लीट करने के लिए KOH की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, कि KOH का कितना वॉल्यूम चाहिए। तो सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम कि HCl जो है वो NaOH के साथ रिएक्ट करके क्या दे देगा, वो दे देगा NaCl प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, यही बनेगा अगर HCl और NaOH रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर ही बनेगा। तो यहाँ पर एक चीज है कि हम किस में डील कर रहे हैं, नॉर्मेलिटी में। अगर नॉर्मेलिटी में हम डील कर रहे हैं तो हमें केमिकल इक्वेशन में जो नंबर ऑफ मोल्स है उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, इसका एक ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है, तो NaOH का भी 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। नॉर्मेलिटी के केस में हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर एक का 1 ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट कर रहा है तो दूसरे का भी 1 ही ग्राम इक्विवेलेंट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl, तो यहाँ से अगर वॉल्यूम भी दिया हुआ है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया हुआ है, तो यहाँ से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल जाएगा। जैसे कि हम मोलैरिटी के केस में क्या करते थे, मोलैरिटी के केस में हमें कितनी मोलैरिटी है वो दी हुई होती है और उसके साथ वॉल्यूम दिया होता है। तो अगर मोलैरिटी और वॉल्यूम हमें दिया होता है तो हम वहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, क्योंकि मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
अगर ये दोनों दिया है तो ये जो है वो आसानी से निकल जाता है। लेकिन जो नॉर्मेलिटी का केस है, नॉर्मेलिटी के केस में अगर नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है तो यहाँ से अगर हम नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला लगाएं तो वो क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। ये दोनों दिया हुआ है तो ये जो है निकल जाएगा यहाँ से। तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स हमें यहाँ से निकालना, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से निकालना है। किसका, HCl का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे। और एक बार HCl का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता लग गया तो वहां से पता लगेगा कि उतना ही ग्राम इक्विवेलेंट किसका, NaOH का रिएक्ट करेगा। तो पहले हम ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट HCl के कितने हैं। इसमें 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl। तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट जो कि HCl है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो 50 है तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करना पड़ेगा क्योंकि ml में है। और नॉर्मेलिटी यहाँ से कितनी दी हुई है, 0.2 नॉर्मल, तो 0.2 नॉर्मल यहाँ से हमने लिख लिया। और ग्राम इक्विवेलेंट हमें निकालना है यहाँ से इसका, HCl का VS 50 है मल्टीप्लाई बाय 1000। यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय 1000। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1000 which is equals to 0.01 ग्राम, सॉरी 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। तो 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट जो है इसकी वैल्यू आ गई यहाँ से कि 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl है, 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 0.2 नॉर्मल HCl है। तो उसकी जो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू है वो कितनी आ गई, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ से आ गई। तो HCl का हमें पता लग गया कि 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट है। यहाँ से क्या पता लगा कि ग्राम इक्विवेलेंट किसकी, HCl की, ये लिख देता हूं मैं, इसकी कितनी है 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट HCl का आ गया। तो NaOH का भी उतना ही रिएक्ट करना चाहिए ग्राम इक्विवेलेंट। तो NaOH का कितना यूज किया है, पहले तो नॉर्मेलिटी है 0.1, उसके साथ उसकी कितनी वॉल्यूम हमने यूज की, 50 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 50 ml हमने यूज किया। और उसके बाद हमने NaOH डालना बंद कर दिया। तो अगर 0.1 नॉर्मल के अंदर 0.1 नॉर्मल और 50 जो ml वॉल्यूम है उसके अंदर ग्राम इक्विवेलेंट कितने हैं वो हमें पता करना पड़ेगा। तो NaOH का केस लेते हैं, उसके अंदर क्या है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू अगेन ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय VS इंटू 1000, यही होगा। नॉर्मेलिटी यहाँ पर है NaOH कितनी, 0.1 ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता नहीं, डिवाइडेड बाय VS। हमने 50 ml डालने के बाद उसको स्टॉप कर दिया था मल्टीप्लाई बाय 1000। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्राम इक्विवेलेंट की यहाँ से वैल्यू क्या होगी, 50 इंटू 1, 50 इंटू 0.1 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1000 which is equals to 0.00, एक सेकेंड, 0.010.005 ग्राम इक्विवेलेंट। तो NaOH का आ गया 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट। NaOH की इतनी वैल्यू आ गई। लेकिन क्या है कि HCl जो है अभी पूरी तरीके से उसकी टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं हुई। क्यों, क्योंकि HCl के कितने ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिले 0.01 और NaOH के कितने ग्राम इक्विवेलेंट मिले 0.005। तो यानी कि 0.01 को अगर हमें कंप्लीटली टाइट्रेट करना है, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl को अगर हमें कंप्लीटली टाइट्रेट करना है या फिर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करना है तो उसके लिए NaOH की भी 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता लगा कि 0.01 माइनस 0.005 विच इज इक्वल टू 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो है, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl जो है वो बच गया। इतना बच गया, इतना कब इतना बचा, 50 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH डालने के बाद इतना जो है ग्राम इक्विवेलेंट HCl का वो बच गया। अब इतने को कंप्लीट करने के लिए हमें निकालना है कि कितना KOH सोल्यूशन जो है हमें चाहिए, 0.5 नॉर्मल KOH सोल्यूशन की वॉल्यूम कितनी होनी चाहिए जो कि इतने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज कर दे। तो उसके लिए
जो इक्वेशन है उसके लिए जो इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। HCl अगर KOH के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा, KCl प्लस वाटर, KCl प्लस वाटर बनाएगा। अब इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 0.005। यहाँ पर मैं 0.005 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इतना बच गया है और वो टाइट्रेट किसके साथ होगा, KOH के साथ। तो KOH का भी ग्राम इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट। से हमें क्या पता लग गया कि KOH की ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पर है 0.005 ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट पता है, नॉर्मेलिटी पता है, ग्राम इक्विवेलेंट पता है, नॉर्मेलिटी पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आसानी से निकल जाएगा। तो वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय VS। VS की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, 0.005। 0.005 नॉर्मेलिटी कितनी है, 0.5। 0.5 नॉर्मली है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 1 2 3 5 डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो जाएगा, सॉरी एक चीज़ और, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 1000 भी तो होगा क्योंकि सारे जो है हमारी चीज़ें ml में चल रही है। तो यहाँ पे भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको अगर हम मतलब डेसिमल्स को राइट में शिफ्ट करें तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, नीचे करेंगे तो ये 500 हो जाएगा और ये 1000, यहाँ से ये कैंसिल और ये बचा 10 सेंटीमीटर क्यूब। तो 10 सेंटीमीटर क्यूब या फिर 10 ml KOH सोल्यूशन, कितना 0.5 नॉर्मल KOH सोल्यूशन की जरूरत हमें पड़ेगी जो बचे हुए HCl को फुली न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, ये बी। तो नेक्स्ट है 2 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट इज न्यूट्रलाइज्ड कंप्लीटली बाय 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल कार्बोनेट इज 50, 100, 150 या 200। तो 2 ग्राम मेटल कार्बोनेट है। मेटल कार्बोनेट कोई भी यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, मतलब जनरल बात किया हुआ है, हम कैल्शियम कार्बोनेट ले सकते हैं या मैग्नीशियम कार्बोनेट ले सकते हैं। तो 2 ग्राम जो है मेटल कार्बोनेट, उसको कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है बाय 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। 0.1 नॉर्मल ऑफ 100 ml जो HCl है उससे 2 ग्राम ऑफ मेटल कार्बोनेट को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो उस मेटल कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो हमें पता करना है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पैरामीटर कौन सी है कॉन्सेंट्रेशन की, नॉर्मेलिटी है। तो नॉर्मेलिटी है, तो नॉर्मेलिटी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी का मतलब होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स पर वॉल्यूम ऑफ पर लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यही होता है। ग्राम इक्विवेलेंट रिजॉल्ट पर लीटर ऑफ सोल्यूशन, यही होता है। तो अगर ग्राम इक्विवेलेंट्स है, और ग्राम इक्विवेलेंट्स के बारे में हमें क्या पता है कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट, एक रिएक्टेंट हमेशा दूसरे के 1 ग्राम इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे भी हमें 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl के अंदर ग्राम इक्विवेलेंट्स कितने हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। तो वहां से हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स पता लग गया और वहां से फिर वो उसी के बराबर होगा, किसके, मेटल कार्बोनेट के ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर होगा। तो एक बार मेटल कार्बोनेट का ग्राम इक्विवेलेंट हमें पता लग गया, वहां से उसका जो मेटल कार्बोनेट का जो इक्विवेलेंट वेट है वो भी पता चल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 100 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl के अंदर कितना ग्राम इक्विवेलेंट है वो निकालेंगे। तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में दिया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास है क्या क्या, नॉर्मेलिटी है 0.1, ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो हमें पता नहीं अभी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ml इनटू 1000। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 1000। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1000 या फिर 1 डिवाइडेड बाय 100 विच इज इक्वल टू 0.01 ग्राम, 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट। 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट आ गया किसके अंदर, 100 ml ऑफ 1 नॉर्मल HCl के अंदर 0.01 ग्राम इक्विवेलेंट हमें मिल गया। तो ये चीज तो एक हो गई। अब इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट जो है मेटल कार्बोनेट का भी इतना ही ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो रिएक्ट करेगा। तो यहां से मेटल कार्बोनेट की बारी आ गई कि मेटल कार्बोनेट, इस केस में ग्राम इक्विवेलेंट कितना है, ग्राम इक्विवेलेंट जो है वो है 0.01।
ग्राम इक्विवेलेंट 0.01 आ गया, और कितना दिया 2 ग्राम। मेटल कार्बोनेट का जो वेट है वो कितना है 2 ग्राम। तो हमें पता है कि ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, कि ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, गिवन मास WB डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। WB कितना दिया है 2 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना हो तो ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो यहां से इक्विवेलेंट मास की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट कितना है 0.001 विच इज इक्वल्स टू 200। तो इक्विवेलेंट मास कितना हुआ 200। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। The volume of ethyl alcohol that has to be added to prepare 100 cc, cc का मीन्स क्यूब, cc का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर, या फिर हम सेंटीमीटर क्यूब जो लिखते हैं वो उसको हम cc भी कहते हैं। cc of 0.5 मोलर इथाइल अल्कोहल सॉल्यूशन इन वाटर, और डेंसिटी दिया हुआ है 1.15 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है ml। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब जो होता है 1 ml होता है। तो क्या निकालना है, मैं वॉल्यूम निकालना है इथाइल अल्कोहल का, क्योंकि इथाइल अल्कोहल जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो उसका वॉल्यूम निकालना है। लेकिन मोलैरिटी में जब हम सॉल्यूट की बात करते हैं तो वहां पर वॉल्यूम नहीं आता। मोलैरिटी में सॉल्यूट की बात करें तो वहां पर मास आता है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू WB, that is mass of solute divided by molar mass, which is equals to MB into 1000 divided by VS if VS is given in ml या फिर cc। तो मोलैरिटी जो है इसका ये जो है इक्वेशन आ गया मोलैरिटी का, WB over MB into 1000 डिवाइडेड बाय VS। तो अब यहाँ से क्या क्या चीजें दी हुई है और क्या क्या निकालनी है वो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले। तो मोलैरिटी दिया हुआ है यहाँ पे 0.5 मोलर इथाइल अल्कोहल बनाना है, तो 0.5 जो है इसकी मोलैरिटी हो गई। तो मोलैरिटी में लिख लेता हूँ यहाँ पे 0.5। इसके बाद MB जो है वो हमें पता लग जाएगा इथाइल अल्कोहल से। इथाइल अल्कोहल का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं। इथाइल अल्कोहल C2H5OH, ये होता है कार्बन 2 24 प्लस हाइड्रोजन 6 प्लस ऑक्सीजन 16, तो ये कितना हुआ 46 ही होगा ना, 24 कार्बन हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन का एक 16, तो ये 22 प्लस ठीक है 46। इसका मोलर मास क्या आ जाएगा, MB क्या होगा 46 मल्टीप्लाई बाय 1000 इंटू VS यानी कि हमें बनाना कितना है 100 cc, तो ये कितना हो जाएगा 100। और WB जो है वो हमें निकालना है, WB हमें निकालना है क्योंकि हमें पता नहीं कि कितना क्वांटिटी या फिर कितना ग्राम इथाइल अल्कोहल लगेगा 0.5 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 100 ml। तो इसकी वैल्यू क्या होगी WB की, WB will be equals to 0.5 into 46 into 100 divided by 1000। यहाँ से 1000 और ये कैंसिल हो जाएगा, 46 को अगर 0.5 से मतलब मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा 23 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 2.3 ग्राम। तो 2.3 ग्राम्स किसका लगेगा इथाइल अल्कोहल का, 2.3 ग्राम्स की जरूरत हमें पड़ेगी 0.5 नॉर्मल 100 ml सोल्यूशन बनाने के लिए इथाइल अल्कोहल का। लेकिन पूछा क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम पूछा हुआ है इथाइल अल्कोहल का, तो वॉल्यूम हम किसकी मदद से निकाल सकते हैं, डेंसिटी की मदद से। तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है वॉल्यूम, तो यहाँ से क्या आ जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी। मास यहाँ पर हमें कितना जरूरत पड़ेगा इथाइल अल्कोहल का 2.3 ग्राम, तो 2.3 डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी इज 1.15 which is equals to 2 ml या फिर 2 ml और 2 cc। तो 2 ml और 2 cc यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, तो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा।